Cash sales and internal check. It's divided into three parts. Sales at the counter, sales by traveling agents, and sales by post. हमारा सेल्स एट द काउंटर वाला पार्ट ओवर हो चुका है और हम लोग कर रहे थे सेकंड पार्ट सेल्स बाय द ट्रैवलिंग एजेंट्स। ये पार्ट हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था। कुछ एक दो पॉइंट्स बचे हैं, इसे डिस्कस कर लेते हैं। सो वी हैव दिस पार्ट, सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट्स। एज आई टोल्ड यू इन द यस्टरडे सेशन कि ट्रैवलिंग एजेंट्स कौन है, जो अपने प्रिंसिपल का जो सामान है वो प्लेस टू प्लेस जाकर उनका प्रचार करते हैं और उस सामान का ऑर्डर लेकर आते हैं। सो क्या इंटरनल चेक सिस्टम होना चाहिए जहां पर ट्रैवलिंग एजेंट्स सेल्स करते हैं? फर्स्ट मेरे पॉइंट इसमें आपको डिस्कस करवाया था कि डेली जितना भी कलेक्शन हो, जितने भी पैसे मिले, सेल्स कलेक्शन हो, उसको बैंक में डिपॉजिट करवाना है। ट्रैवलिंग एजेंट्स को चाहिए कि जितनी भी कैश कलेक्शन हो उसको डे टू डे बेसिस पर बैंक में डिपॉजिट करवाएं। डिपॉजिटिंग डेली कलेक्शन इनटू द बैंक। ठीक है जी, बैंक में डिपॉजिट करवा दी। और क्या ध्यान रखना है कि जब भी ट्रैवलिंग एजेंट कस्टमर को सामान बेचे तो उसे कच्ची रसीद इशू करे। ट्रैवलिंग एजेंट कस्टमर को सामान बेचने पर इंटरिम रिसीट इशू करे। व्हाट इज इंटरिम रिसीट? इंटरिम रिसीट इज कच्ची रसीद। ठीक है जी। कच्ची रसीद इशू करके ट्रैवलिंग एजेंट को क्या चाहिए कि ट्रैवलिंग एजेंट इस बारे में हेड ऑफिस को जानकारी दे। हेड ऑफिस को या फिर प्रिंसिपल को इंफॉर्मेशन दे। क्या इंफॉर्मेशन दे, क्या जानकारी दे कि कस्टमर को कच्ची रसीद इशू हो चुकी है, अब आप कस्टमर को पक्की रसीद इशू कर दीजिए। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन अबाउट कच्ची रसीद, कच्ची रसीद के बारे में जानकारी दे दीजिए ताकि हेड ऑफिस कस्टमर को पक्की रसीद दे दे। ठीक है जी। जैसे ही हेड ऑफिस को कच्ची रसीद के बारे में जानकारी मिलेगी, वैसे ही जो हेड ऑफिस है या फिर प्रिंसिपल है वो कस्टमर को पक्की रसीद इशू करेगा। पक्की रसीद, पक्की रसीद को आप फाइनल रिसीट भी कहते हैं। फाइनल रिसीट और कंफर्मेटरी रिसीट। तो पक्की रसीद जो है वो ट्रैवलिंग एजेंट इशू नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर वो फ्रॉड कर सकता है। इसीलिए कच्ची रसीद ट्रैवलिंग एजेंट देगा और जो पक्की रसीद है वो हेड ऑफिस देगा। उसके बाद आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि कस्टमर से आप टाइमली बेसिस पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मंगवाते भी रहिए और भिजवाते भी रहिए। हेड ऑफिस या प्रिंसिपल को चाहिए कि वो कस्टमर के पास उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भिजवाए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और इस बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भिजवाने से क्या होगा। एक तो कस्टमर को रिमाइंडर चला जाएगा कि उसने पेमेंट जमा करवानी है प्रिंसिपल के पास, पहली बात।
और दूसरा, अगर कस्टमर के पास जो खाता खुला हुआ है और आपके पास जो कस्टमर का खाता खुला हुआ है, यदि उनमें किसी तरह का कोई डिफरेंस होगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो आपको उस डिफरेंस का जो रीजन है वो जानना होगा। ये पॉइंट हम कल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल। आप कल वाला सेशन इसके लिए रेफर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज नो परमिशन ऑफ डिडक्शन। नो परमिशन ऑफ डिडक्शन। ट्रैवलिंग एजेंट को सेल्स के पैसे में से कुछ भी काटने की इजाजत ना दीजिए। ट्रैवलिंग एजेंट को सेल्स कलेक्शन में से कुछ भी काटने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो ट्रैवलिंग एजेंट को चाहिए जितना भी कैश कलेक्ट हुआ वो सारा का सारा बैंक में जमा करवाए, उसमें से अपने खर्चे ना काटे। एक ट्रैवलिंग एजेंट के खर्चे क्या हो सकते हैं? ट्रैवलिंग एजेंट्स एक्सपेंसेस। क्या कुछ काट सकता है ट्रैवलिंग एजेंट? ट्रैवलिंग एजेंट अपने आने जाने के खर्चे काट सकता है, कन्वेयंस एक्सपेंसेस। कन्वेयंस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आने जाने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा। सैलरी, अपनी तनख्वाह काट सकता है सेल्स में से, या फिर अपनी कमीशन काट सकता है। ठीक है जी। सो प्रिंसिपल को चाहिए कि वो ट्रैवलिंग एजेंट को इंस्ट्रक्ट करे कि उसे ये वाले एक्सपेंसेस सेल्स कलेक्शन में से नहीं काटने। मान लीजिए उसके पास सेल्स का पैसा इकट्ठा हुआ, सेल्स कलेक्शन ₹50,000, उसे ये पूरा का पूरा 50,000 बैंक में डिपॉजिट कराना होगा। इस 50,000 में से कुछ कोई एक्सपेंसेस उसे काटने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नो एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड। कुछ भी नहीं काटेगा वो ना। इस 50,000 में से वो अपने कन्वेंस चार्जेस काटेगा, ना वो इस 50,000 में से अपनी सैलरी या फिर कमीशन काटेगा। ठीक है जी। ये तो पूरा का पूरा उसे बैंक में जमा करवाना ही पड़ेगा। तो फिर उसको उसके खर्चे कहाँ से मिलेंगे? मिलेंगे ना खर्चे उसको। उसको खर्चे उसके डायरेक्टली हेड ऑफिस से मिलेंगे। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवलिंग एजेंट उसको डायरेक्टली हेड ऑफिस या प्रिंसिपल से मिलेंगे। लेकिन उसको सेल्स के पैसे में से कुछ नहीं काटना, नहीं तो फ्रॉड करना शुरू कर सकता है वो। ठीक है जी। सो डायरेक्टली ये जो खर्चों की जो रीइंबर्समेंट है, खर्चों की प्रतिपूर्ति, उसको डायरेक्टली हेड ऑफिस से मिलेगी, ना कि वो ऐसे खर्चों को सेल्स कलेक्शन में से माइनस करेगा। और क्या पॉइंट ध्यान रखना है आपको यहाँ पर? कॉरेस्पॉन्डेंस विद कस्टमर्स। कॉरेस्पॉन्डेंस विद कस्टमर्स। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है पत्र व्यवहार। व्हाट डज कॉरेस्पॉन्डेंस मीन? पत्र व्यवहार, मेल सिस्टम, चिट्ठी पत्र। आप कस्टमर के साथ बातचीत रखें मेल सिस्टम के थ्रू, पत्र व्यवहार के थ्रू, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करें। खासकर ऐसे कस्टमर्स जो कि ओल्ड कस्टमर्स हैं, ओल्ड कस्टमर्स, पुराने कस्टमर्स जो अब आपको ऑर्डर नहीं देते,
ओल्ड कस्टमर्स जो अब ऑर्डर नहीं देते, आपका सामान खरीदना बंद कर चुके हैं, उनके साथ बातचीत करके देखें कि उन्होंने आपका सामान, आपका प्रोडक्ट लेना बंद क्यों कर दिया। कहीं आपके ट्रैवलिंग एजेंट ने कोई पर्सनल बिजनेस तो नहीं स्टार्ट कर लिया? कहीं आपके ट्रैवलिंग एजेंट ने पर्सनल बिजनेस तो नहीं स्टार्ट कर लिया? अब देखिए कि एक किसी कंपनी की, एबीसी कंपनी की वॉशिंग मशीन है। एबीसी कंपनी की वॉशिंग मशीन है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। ये है जी वॉशिंग मशीन। इस वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ फॉल्ट आ गया, तो मैंने कंपनी के नंबर पर कॉल किया कि अपना एजेंट भिजवा दीजिए। मैंने कंपनी के पास कंप्लेंट करी और कंपनी ने एजेंट भिजवा दिया अपना। वो एजेंट आएगा और आकर मेरी मशीन का फॉल्ट ठीक कर जाएगा। जिस दिन एजेंट आया उस दिन उसने मेरी मशीन का फॉल्ट तो ठीक कर दिया, साथ ही साथ उसने क्या किया, मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दिया कि मैडम नेक्स्ट टाइम जब आपको मशीन में कोई फॉल्ट आए तो आपने कंपनी के पास कंप्लेंट नहीं करनी, आपने डायरेक्टली पर्सनल नंबर पे कंप्लेंट करनी है मेरे मेरे पास। यदि आप कंपनी के पास कंप्लेंट करोगे तो मैं 1000 रुपीज चार्जेस लूंगा, सर्विस चार्जेस 1000 रुपीज लूंगा। लेकिन यदि आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, आप कंपनी के थ्रू नहीं बुलाते यदि मुझे, तो मैं आपसे मात्र 500 रुपए में ही काम करके चला जाऊंगा। मुझे लगा ठीक है भाई, मेरे 500 रुपए बच रहे हैं, मुझे 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्यों जाकर कंपनी के नंबर पर कंप्लेंट करूंगी। लेकिन यहाँ पर लॉस किसको हो रहा है? यहाँ पर जो एबीसी कंपनी है उसको लॉस हो रहा है। सो ट्रैवलिंग, ये तो एक एग्जाम्पल है। ये जो ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं ये इस तरह से फर्स्ट टाइम कंपनी के थ्रू जाकर बाद में क्या करते हैं, अपना पर्सनल काम शुरू कर लेते हैं। सो ऐसे पुराने कस्टमर जिन्होंने अब आपको ऑर्डर देना बंद कर दिया है, आप उनके साथ बातचीत करो और देखो जानकर कि उन्होंने ऑर्डर देना बंद क्यों कर दिया। इससे आपको ये पता चलेगा कि कहीं ट्रैवलिंग एजेंट ने अपना पर्सनल काम तो शुरू नहीं कर लिया, तो ट्रैवलिंग एजेंट का जो फ्रॉड है वो पकड़ा जाएगा। ठीक है जी। और क्या ध्यान रखना है? चेंज ऑफ एरिया ऑफ ट्रैवलिंग सेल्स एजेंट्स। चेंज ऑफ एरिया, ट्रैवलिंग एजेंट्स का जो एरिया है वो चेंज करते रहे। मिस्टर ए ट्रैवलिंग एजेंट को मैंने एरिया दे रखा था अंबाला का। मिस्टर बी को मैंने एरिया दे रखा था पंचकुला का। मिस्टर सी को मैंने एरिया दे रखा था पानीपत का। इस तरह से मैंने अलग अलग एरियाज दे रखे थे अलग अलग ट्रैवलिंग एजेंट्स को। आपको क्या करना है, आपको हमेशा के लिए इन ट्रैवलिंग एजेंट्स का सेम एरिया नहीं रखना, इनको चेंज करते रहे, बदलते रहे। ए को अंबाला दे दिया, देखिए मान लीजिए आपने ए को अंबाला दे दिया, ए को पंचकुला दे दिया, बी को पानीपत दे दिया, सी को अंबाला दे दिया। ऐसे कर सकते हैं आप। तो बदलते रहिए जो एरियाज हैं, ताकि किसी एरिया में यदि फ्रॉड हो भी रहा हो तो दूसरे ट्रैवलिंग एजेंट द्वारा पकड़ा जाएगा। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट
सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट्स की, जहां पर आप ट्रैवलिंग एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, वहां पर आपको किस तरह का इंटरनल चेक सिस्टम अप्लाई करना है. नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, सेल्स बाय पोस्ट. सेल्स बाय पोस्ट को आप वीपीपी सेल्स भी कहते हैं. वीपीपी सेल्स, व्हाट इज वीपीपी? वैल्यू पेबल पोस्ट. Value payable post. So let's come to the third part of cash sales, postal sales. By post, आपके पास कस्टमर का ऑर्डर आता है और आप उसको बाय पोस्ट सेंड कर देते हैं, कुरियर करवा देते हैं, और बदले में आपको कस्टमर से पैसे मिल जाते हैं. दिस इज पोस्टल सेल्स. पोस्टल सेल्स में वैसे फ्रॉड की संभावना कम रहती है, लेकिन आपको इंटरनल चेक सिस्टम तो रखना ही होगा, आपको रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही होगा. रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे फिर तो फ्रॉड्स होंगे ही. इसलिए क्या इंटरनल चेक सिस्टम चलेगा पोस्टल सेल्स के केस में? लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर. मेंटेनेंस ऑफ अ सेपरेट रजिस्टर, एक अलग से रजिस्टर बनाइए पोस्टल सेल्स के लिए. पोस्टल सेल्स या वीपीपी सेल्स के लिए आप एक अलग से रजिस्टर बनाइए. उस रजिस्टर में आपको जैसे ही ऑर्डर आता है वैसे ही आप उसमें एंट्री चढ़ाइए. क्या एंट्री चढ़ाएंगे? नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर. बायर का नाम और पता जिसको आप सामान भेजने वाले हैं. ऑर्डर का डेट एंड सीरियल नंबर. ऑर्डर किस दिन रिसीव हुआ, आपको सेल्स ऑर्डर जो है वो कब रिसीव हुआ, उसकी डेट. आपको कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स भेजनी है, 1, 2, 10, 50. क्वांटिटी ऑफ गुड्स. काइंड ऑफ गुड्स, किस तरह के गुड्स बेचने हैं आपको. आप अलग अलग गुड्स में डील कर सकते हैं, तो आप कौन से गुड्स का आपको ऑर्डर आया है उसके बारे में आपको लिखना है रजिस्टर में. वैल्यू ऑफ गुड्स, मूल्य क्या है गुड्स का, वो लिखना है. एंड डेट ऑफ डिलीवरी, किस दिन आपको वो गुड्स जो है कस्टमर के पास पहुंचाने हैं. ये सब आपको एक सेपरेट रजिस्टर में मेंटेन करना है. सेकंड, अकाउंटिंग ऑफ पोस्टल रिसीट्स. जितनी भी आपको पोस्ट के थ्रू, पोस्टल सेल्स के थ्रू प्राप्तियां हुई हैं, कैश की प्राप्ति जो हुई है आपको, जो कैश की प्राप्ति हुई है पोस्टल सेल्स के थ्रू, आप उसकी प्रॉपर एंट्री चढ़ाइए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स में चढ़ाना जरूरी है. थर्ड, अकाउंटिंग ऑफ गुड्स रिटर्न. जो भी गुड्स आपके पास वापस आ रहे हैं, कस्टमर को पसंद नहीं आए, कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिए, साइज में प्रॉब्लम थी या कोई और प्रॉब्लम थी, तो जो भी गुड्स वापस आ रहे हैं आपको उनको रिकॉर्ड करना है. एंट्री इन द वीपीपी रजिस्टर. व्हाट इज वीपीपी? वैल्यू पेबल पोस्ट. जिस पोस्ट के बदले में, जिस चिट्ठी के बदले में, कुरियर के बदले में आपको पैसे आते हैं, दैट इज वैल्यू पेबल पोस्ट. तो जो भी गुड्स वापस आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए.
और checking of cash book and VPP रजिस्टर। जो आपने रजिस्टर लगा रखा है VPP वाला, जितना भी कैश आया उसकी एंट्री कैश बुक में भी चेक कीजिए, साथ साथ दोनों की जांच हो जाएगी। जो एंट्रीज आपकी VPP रजिस्टर में है उनको कैश बुक के साथ मैच कीजिए, ताकि यदि कोई एंट्री ऐसी है जो VPP रजिस्टर में चढ़ी हुई है लेकिन उसकी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो वो एंट्री पकड़ी जाएगी। क्रॉस चेकिंग कीजिए। एंड लास्ट इज रिकॉर्ड ऑफ पोस्टल एक्सपेंसेस। जब आप कुरियर भेजते हैं तो कुछ ना कुछ खर्चा तो आएगा, तो जो भी पोस्टल एक्सपेंसेस हैं, जो भी खर्चा आ रहा है आपको कुरियर करवाने का, VPP करवाने का, जो भी खर्चा आ रहा है उन खर्चों को भी आप रिकॉर्ड करिए VPP रजिस्टर में। सो कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज की रिकॉर्डिंग रखनी है, हर चीज का आपको एक रिकॉर्ड रखना है, ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। तो इसके साथ ही हमारा कैश सेल्स वाला पार्ट खत्म हो गया। कैश सेल्स एंड इंटरनल चेक आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। सेल्स एट द काउंटर, सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट्स एंड सेल्स बाय पोस्ट। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट आता है इंटरनल चेक का, ये लास्ट पार्ट है जो अब हमारा रहता है इंटरनल चेक का। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रह जाएगा, इंटरनल ऑडिट, एंड देन आर दिस चैप्टर विल बी ओवर। Wages and internal check. Last part of internal check. Wages and internal check. What are wages? Wages क्या होते हैं? Can anyone tell me in the chat box, please? What are wages? Wages means Ravinder, wages means payment to the laborers for work done. जब आप मजदूरों को पेमेंट देते हैं, मजदूरों को, लेबर क्लास लोगों को जब आप पेमेंट देते हैं उनके काम के बदले में, उसे आप वेजेस कहते हैं। तो बहुत सारे मजदूर होते हैं जो एक फैक्ट्री में या किसी और तरह की ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं। तो जब आप ऐसे लेबरर्स को पेमेंट करते हैं, ऐसी पेमेंट को आप वेजेस कहते हैं। वेजेस के ऊपर इंटरनल चेक सिस्टम होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि कुछ कमियों को रोका जा सके। यदि इंटरनल चेक सिस्टम वेजेस के ऊपर नहीं होगा तो क्या डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं? Discrepancies in the absence of internal check system of wages. क्या मतलब हुआ इसका? यदि वेजेस का इंटरनल चेक सिस्टम नहीं होगा तो क्या भिन्नता आ सकती है?
हाँ जी, क्या कमियां रह सकती हैं यदि इंटरनल चेक सिस्टम नहीं होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले, फर्स्ट, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो लेबरर्स हैं, मजदूर लोग हैं, उनको आप ऐसी अवधि के लिए पेमेंट कर सकते हैं जिस अवधि के लिए उसने काम किया ही नहीं, या फिर जो काम उसने किया ही नहीं उसके लिए पेमेंट दे देते हैं आप। यदि आपने प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम नहीं बना रखा तो आप लेबरर्स को पेमेंट कर देंगे। लेबरर्स आर पेड उस अवधि के लिए जिसके लिए उसने काम किया ही नहीं। मैम ये पॉइंट ना समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, तो आओ इसको समझते हैं। एक कोई मजदूर था, रामू। रामू लेबरर था एक। ठीक है जी। उसने आपकी फैक्ट्री ज्वाइन करी थी कौन से दिन? 1 जनवरी 2020 को ज्वाइन करी थी। या फिर 15 जनवरी ले लीजिए। 15 जनवरी 2020 से ज्वाइन करी थी टू, वो आपकी फैक्ट्री में रहा 30/6/2020 तक। ठीक है जी। ये है उसका सर्विस पीरियड, काम करने की अवधि उसकी ये थी। लेकिन आपने उसको वेजेस दे दी, वेजेस पेड फॉर, आपने उसको वेजेस दे दी 1/1/2020 से 30/6/2020 तक। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक सिस्टम नहीं था। आपने कहीं पे किसी बुक में ये रिकॉर्ड नहीं कर रखा था कि रामू ने नौकरी कब ज्वाइन करी है, नहीं पता था। आपने अंदाजे के तौर पर उसको वेजेस दे दिए 1/1/2020 से। 14 दिन के वेजेस उसके पास फालतू चले गए। 14 days wages paid in excess। 14 दिन के वेजेस उसको फालतू चले गए। ठीक है जी, समझ में आई बात? तो जहां पर इंटरनल चेक सिस्टम नहीं है तो आप लेबरर्स को पेमेंट कर सकते हैं, उस अवधि के लिए पेमेंट कर सकते हैं जिस अवधि के लिए उसने काम किया ही नहीं। ये है आपका एक एग्जाम्पल। दू, दूसरा, और क्या कमी हो सकती है यदि इंटरनल चेक सिस्टम नहीं है? fictitious names in wage sheets। fictitious names in the wage sheet। क्या है मैम फिक्टिशियस नेम्स का मतलब? क्या है फिक्टिशियस का मतलब? है फेक, नकली। नकली नाम डाल दिए मैंने। वेज शीट क्या होती है? जब लेबरर्स की पेमेंट होती है तो सबसे पहले वेज शीट में नाम लिखे जाते हैं। इस बंदे को इतनी सैलरी, इस बंदे को इतनी वेजेस देनी है, इस बंदे को इतनी वेजेस देनी है, रामू को इतनी, शामू को इतनी, ध्यानु को इतनी। तो इस तरह से वेज शीट बनाई जाती है, उसमें लेबरर्स के नाम लिखे जाते हैं और उनको कितनी वेजेस की पेमेंट होनी है वो लिखा जाता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक सिस्टम नहीं था, कोई किसी को पूछने ताछने वाला नहीं था। तो क्या हुआ बेटा? तो जो बंदे ने वेज शीट बनानी थी, उस बंदे ने
उसमें नकली नाम लिखने शुरू कर दिए वेज शीट में। रामू, शामू, रामू की 1000 वेजेस, शामू की 2000 वेजेस। फिर ये जो ध्यानु है, ये था नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने इसका नकली नाम एंटर कर दिया, नकली नाम, और इसके ऊपर चढ़ा दिया आपने 1500 रुपए। ठीक है जी, रामू को 1000 रुपए दे दिए, शामू को 2000 रुपए दे दिए, और ध्यानु तो ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं। आपने 1500 रुपए इसके निकलवा लिए, निकलवा कर क्या किया, निकलवा कर इन 1500 रुपए का गबन कर लिया, निकलवा कर 1500 की चोरी कर ली, चोरी या गबन कर लिया। सो जहां पर इंटरनल चेक सिस्टम नहीं है वहां पे वेज शीट्स में गलत नाम एंटर हो सकते हैं, और गलत नाम एंटर करके जो कंसर्न्ड पर्सन है वो कैश निकलवा कर उस कैश की चोरी कर सकता है, अपनी पॉकेट में डाल सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे।